हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की एमओटी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम फिजांस रूल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज कोशिश पूरी है कि ये फिजांस रूल हमारा कंप्लीट हो जाए। ना हो पाए तो बिल्कुल ये नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड होगा, जैसे एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉरवर्ड हुआ है और वो अभी भी डिस्कस नहीं हुआ है, बट चिंता ना करो, मुझे याद है। ठीक है, उससे पहले मैं जल्दी से सबसे पहले मैं आप लोग के डाउट्स लेना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। वो सारे डाउट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं लास्ट 2 क्लासेस के। थोड़ा टाइम अपना वेस्ट होगा बेटा, 15 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, लेकिन उन बच्चों के डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो और भी बच्चों के डाउट हो। तो एक डाउट जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि हो सकता है जिस बच्चे ने पहली बार इस चीज को समझा है उसे ये डाउट आया होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है पहला तो उन बच्चों से बेटा, कि जहां मैंने वीबीटी एक्सप्लेन किया है और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को कंटिन्यू किया है, उस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना। स्टिल मैं आपको आज क्लास में फिर भी वही चीज बता रही हूँ। तो एक बच्चे ने ये पूछा, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, दोनों एकदम अलग चीज है। दोनों अलग चीज कैसे बेटा? एक मैंने आपके साथ डिस्कस की वीबीटी, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट कि बिल्कुल हम इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और यहां पर जब इंटरमिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसकी मस्ट कंडीशन क्या है कि ओवरलैपिंग तब होगी। पहला पॉइंट, दोनों की ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए। क्या? अप्रोक्सीमेटली बराबर होनी चाहिए। तो ओवरलैपिंग हमने एस एस की भी कराई, एस पी की भी कराई और पी पी की भी कराई। और जब जब ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑन द एक्सिस हो रही थी तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, और जब परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही थी तो पाई बॉन्ड बन रहा था। क्लियर? तो यहां पर कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। एक्सियल ओवरलैपिंग किसी भी थ्योरी में जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस मिल रहे हैं वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिल रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये 2 पॉइंट अलग हो गए। अब जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन हुआ कि मैम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है, तो सुनना बेटा ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन हमने कौन कौन सा डिस्कस किया था बेटा उस क्लास में? हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा था पहला जो डिस्कस किया था वो किया था एसपी, कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन कब आता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा? उसके लिए मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स देता है, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो पेयरिंग के लिए s ऑर्बिटल का दे रहा है, एक p ऑर्बिटल का दे रहा है, तो वो sp ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग किसकी हुई? sp की हुई, और हाइब्रिडाइजेशन sp आया। तो यहां पर हमने एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाई थी, और यहां से जो फाइनल हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आया था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमने ये बताई थी। तो ये था हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? अब इस केस में याद रखना, जब जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उस सेंट्रल एटम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है बेटा? अब इस केस के मैंने एक दो आपको एग्जाम्पल करवा दिए थे। क्लियर? तो वो जो मैंने एक दो एग्जाम्पल करवाए थे उनमें से एक एग्जाम्पल मैं फिर से करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल BeH2। क्लियर? तो बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन जो हम अब तक निकालते आ रहे थे, थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो यही होती है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। बट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाए, तो उसने अपने कौन से ऑर्बिटल्स को दिया उन बॉन्ड को बनाने के लिए? उसने अपने कौन से ऑर्बिटल्स को दिया? ओवरलैपिंग के लिए। और कोई भी सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड बना रहा है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए। तो यहां से जब हमने BeH2 को उठाया तो हमने बेरिलियम को देखा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2,
अब इस केस में यहां पर आउटर मोस्ट शेल को देखोगे, क्लियर, हमने देखा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में था तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एनर्जी देते हैं। तो इसके पास 2s है और सेकेंड शेल में 2p एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने एक इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया तो हमारे पास इस s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इस p में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस बेरिलियम ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, दैट मींस हमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमें मिल गए, हाँ जी मिल गया। तो किस किस से मिला, एक मिला s से और एक मिला p से, तो BeH2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। दैट मींस कि यहाँ पर इस बेरिलियम का जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसे रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, क्लियर। अब ये ओवरलैपिंग कर किसके साथ रहे हैं, बॉन्ड बना किसके साथ रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं उसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमने जिक्र किया बेटा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो वीबीटी में हमने क्या सीखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराने के लिए उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, प्लस दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल होने चाहिए, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अब इस केस में यहां पर हमने, ये तो हो गया हमारा बेरिलियम, अब हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, इसके पास तो s ऑर्बिटल है तो ये s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएगा। इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम के पास ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, उसी तरीके से ये रहा दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सिंपल। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, जो मैंने आपको ऑलरेडी वेस्पर थ्योरी में ट्रिक के साथ कैलकुलेट करना सिखा दिया था। भाई आप तो निकाल पा रहे थे ना कि n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन आ जाना है। तो बेरिलियम कौन, सेंटर एटम बेरिलियम कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, दोनों हाइड्रोजन दोनों यूनिवेलेंट, डिवाइड बाय 2 किया, 4/2 किया तो 2 आया, और जब जब n की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, बताया था। तो वो तो हम पहले ही सीख चुके थे, लेकिन अगर वीबीटी के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ें तो हमारा तरीका ये होता है निकालने का, लेकिन हमें नीट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि कैसी ओवरलैपिंग हो रही है। अब भले ये sp हाइब्रिडाइज था, लेकिन इसने इसके साथ जो ओवरलैपिंग की, दोनों मिले तो ऑन द एक्सिस ही ना, इसलिए तो बेरिलियम और हाइड्रोजन एटम के बीच में भी कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। बेरिलियम हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों कहां मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं ऑन द एक्सिस। तो सिंपल बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्हें कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट सेकंड वाला एक और समझा देती हूँ। सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। अब sp2 का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और p के टोटल 3 होते हैं, तो उसमें से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो हर मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 निकालते हो ट्रिक से, उसका मतलब यह है कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ने अपना एक s ऑर्बिटल दिया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और अपने 2 p ऑर्बिटल दिए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो इसकी शेप फॉरएवर के लिए याद रखना, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। वहीं से कंक्लूड हुआ था कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये शेप होती है हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, फिक्स है,
120 डिग्री। और हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। यहीं से तो आई है वो ट्राइगोनल प्लेनर, देख लो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और इसका भी एक एग्जांपल करवा देती हूँ, मैंने क्लास में करवाया इसलिए मैं बोल रही हूँ, फिर से देख लेना भले ही। तो ये BF3 है। अगर आप सीधे सीधे ट्रिक से चलते तो आप तो बता ही चुके थे कि इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कैसे बताया था? सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 किया, 3 आया, जब जब n की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। मतलब इस बोरोन ने इन 3 फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है उसके लिए अपना एक s ऑर्बिटल दिया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और 2 p ऑर्बिटल दिए थे। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p1। हमें आउटर मोस्ट शेल का देखना, ये रहा 1s 2s2 और ये रहा 2p1। अब जैसा हम देख पा रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि बोरोन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इस बोरोन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसके ग्राउंड स्टेट में। तो क्या किया जाएगा? इसको एनर्जी दी जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाएगा। तो जब हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये इसका p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप खुद बताओ, इस बोरोन ने जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए वहां पर एक तो s ऑर्बिटल का है और 2 p ऑर्बिटल के हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और जैसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, मतलब इस तरीके की इसकी शेप है। अब बाकी फ्लोरीन के साथ इसने कैसे बॉन्ड बनाया वो भी मैं आपको वापस रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ बेटा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स के दिए उसने हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर दिया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये BF3 था बेटा। तो BF3 में फिर से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो बोरोन को रिप्रेजेंट करो सबसे पहले। तो बोरोन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से आप बोरोन को रिप्रेजेंट करोगे। ये हो गया हमारा बोरोन। अब इस केस में ये sp2 है। बाकी तीनों फ्लोरीन के साथ कैसे बॉन्ड दिखाओगे? तो पहले देखो कि फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5, ताकि हमें पता तो चले कि फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल दे रहा है ओवरलैपिंग के लिए। हमें फ्लोरीन से क्या चाहिए भाई? बोरोन और फ्लोरीन के बीच में तो एक ही बॉन्ड है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल से देगा, मतलब इस बोरोन ने उसके इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की होगी, इंटरमिक्स हुआ है। देखो ध्यान से, ये 2s2 2p5 है, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p5 है, 1 2 3 4 5। तो हमें इस बार जो p ऑर्बिटल मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 2p का मिला। किसका मिला बेटा? 2p का मिला। और ये बोरोन का तो क्लियर हो चुका है, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। तो ये हमारा बोरोन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और बाकी जो तीनों फ्लोरीन हैं, वो अपना तीनों फ्लोरीन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस बोरोन के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, वो किसका दे रहे हैं? p का दे रहे हैं। तो बस रिप्रेजेंट कर दो। तो एक p ऑर्बिटल हमने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ओवरलैपिंग तो एक्सियल ही हो रही है। एक हमने यहां बना दिया और एक हमने यहां बना दिया, इन्होंने कर ली एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये रहा BF3 का हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो वो सेंट्रल एटम जो सीधे सीधे हम पहले निकाल रहे थे, उसको मैंने ओवरलैपिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि कैसे बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में बन रहा है। होना वही है, आप सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से होती है ओवरलैपिंग। बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वीबीटी जी ने जो कहा था उसको फॉलो करके, इंप्रूव करके, पॉलिंग जी ने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन किया। तो आप देखना, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, ये देखो sp2p की ओवरलैपिंग हो रही है, sp2p की ओवरलैपिंग हो रही है, दैट इज sp2। क्लियर? वहीं पे हमने जब थर्ड वाला, अब बता ही देती हूँ बेटा, थर्ड वाला क्या था बेटा? थर्ड वाला था हाइब्रिडाइजेशन जिसका नाम था sp3। तो उसमें क्या होता है? एक s ऑर्बिटल और उसमें तीनों p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। क्या?
तीनों पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और जब ये चारों ओवरलैपिंग करते हैं तो वहां से जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें हमेशा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर? हमेशा। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो मैंने कहा था ना, अब मैं प्रूव कर रही हूं कि जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, बिकॉज ज्योमेट्री इज द 3D arrangement of hybrid orbitals around the central atom. There is no relation with the bond pair and lone pair. Clear? So that is sp3. इसका भी एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। CH4 को देखना बेटा ध्यान से। अभी तक तो आप सीधा सीधा क्या करते थे? सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, 4 + 4/2 किया, 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सीधा सीधा निकाल लिया। प्रूफ करके दिखा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हमें हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन समझना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? 2s2 2p2, यही था। अब जैसा हम देख पा रहे हैं, इसके 2p के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। दैट मींस हमें कार्बन से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर हमें कार्बन से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस ग्राउंड स्टेट वाले से तो दाल नहीं गलेगी। क्या करवाया जाए? इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाए। तो जब हमने इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखा तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया और हमारे पास क्या आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं? एक s का है, 3 p के हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल से मिले उसने डिसाइड कर दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोले तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। बोले तो जल्दी से रिप्रेजेंट कर दो, ये रहा हमारा कार्बन। थोड़ा अजीब सा बना दिया मैंने। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, चारों हाइड्रोजन की, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 में। सिंपल। तो ये था हमारा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब जो बाकी 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई होगी ऑब्वियसली। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p का। एक ने इसके साथ कर ली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक ने इसके साथ कर ली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक ने इसके साथ कर ली। सिंपल। दैट इज अब याद रखना बेटा, ओवरलैपिंग इज ऑल अबाउट इंटरमिक्सिंग करो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अगर ऑन द एक्सिस मिलते हैं सिग्मा, परपेंडिकुलर मिलते हैं पाई, बात खत्म। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है लाइक sp sp2 sp3 sp3d, जिसमें एक s होगा, 3 p के होंगे, एक d का होगा। तो मैंने नहीं बताया था sf6 में कौन पार्टिसिपेट करता है? जब जब ज्योमेट्री कौन सी होती है बेटा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, तब तब dz² पार्टिसिपेट करेगा। और जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो dz² प्लस dx² y² पार्टिसिपेट करेगा। ये ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है। फिर एक बच्चे का डाउट आया कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि C2H2 में क्या हुआ? अरे नालायक, यही तो समझाया था फिर उस क्लास में, आपने ध्यान क्या दिया? सबसे पहले C2H2 की स्ट्रक्चर बनाओ। C2H2 की स्ट्रक्चर बनाई तो यहाँ पर इस तरीके का इनके बीच में था। और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड तब बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये कैसे पता चलेगा? आप उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अगर किसी का sp हाइब्रिडाइजेशन आया तो p के टोटल 3 होते हैं ना, यानी कि बाकी 2 कैसे हुए? अनहाइब्रिड। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, दैट मींस p के 2 ने तो पार्टिसिपेट कर लिया, एक अभी भी बचा है, कैसा? अनहाइब्रिड। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है
तो उसमें एक भी अनहाइब्रिड नहीं है। तो देख लेना, जब जब किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है वहां पर कभी भी पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होती है? जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और sp3 में अनहाइब्रिड होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? अब रिप्रेजेंट करके समझा रही हूँ, नालायक को समझ लेना ध्यान से, कंफ्यूज मत हो। तो मैंने आपको मेथड बताया था हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्लियर? इस कार्बन में क्या बताया था बेटा? मल्टीपल बॉन्ड जब जब होंगे, एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड जब जब होंगे, पहला हमेशा सिग्मा होता है, दोनों बाकी पाई होते हैं। तो इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। क्लियर? तो अब इस केस में यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp, क्योंकि n की वैल्यू 2 आ गई। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। दैट मींस अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन sp आया है, मतलब दोनों कार्बन के पास बाकी दोनों जो p ऑर्बिटल है ना, वो अनहाइब्रिड है। मैम कैसे पता चला कि दो ही p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है? तो नलायक को 3 p होते हैं ना, 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ने पार्टिसिपेट कर लिया ना हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी दोनों बचे हुए ने नहीं किया, दैट मींस वो अनहाइब्रिड है। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? अब मैं रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp आया, इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? मैंने बताया था ना, जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है लीनियर ये होता है, और दूसरे कार्बन को भी आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? ये आपने कर दिया। तो ये कार्बन, ये एक कार्बन और दूसरा कार्बन। क्लियर? और इसमें दोनों ने, उन कार्बन कार्बन ने भी आपस में कौन सी ओवरलैपिंग की? एक्सियल। तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ओवरलैपिंग कौन सी कर रहा है? sp sp। क्लियर? वहीं पे बेटा ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ कौन सी ओवरलैपिंग कर रहा है? तो ये कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज्ड, हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन के पास 1s1 है, वो अपना s ऑर्बिटल देगा, ये रहा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन एटम। इधर भी हो गई, इधर भी बन गया। अब बात करते हैं कि इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो गया, बाकी दोनों p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, और बाकी दोनों p ऑर्बिटल अगर अनहाइब्रिड है तो क्या करोगे बेटा? तो क्या करोगे? पहले उन्हें रिप्रेजेंट करोगे। तो px py pz होता है। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, तो ये pz pz हो गए जिन्होंने हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट किया है, बाकी दोनों px px हो गए। तो एक px इसका ये रहा, और एक इसका py ये रहा, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका px ये रहा, इसका py ऑर्बिटल ये रहा। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना भाई इनमें? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो px है वो इसके px के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो कैसे ओवरलैपिंग कर रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, px px परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो कैसी ओवरलैपिंग है? साइड वाइज। तो एक पाई बॉन्ड जो बना वो इनकी इस ओवरलैपिंग से बना, और दूसरा पाई बॉन्ड जो बना वो py py की ओवरलैपिंग से बना। तो इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH में बाकी दो पाई बॉन्ड कैसे बने? ऐसे बने। तो फिर भी बेटा आज मैंने रिपीट करा दिया है, हर बार मैं पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं करवाऊंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जिसको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बेटा नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ट्रिक्स जिंदाबाद है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैंने आपको ट्रिक से पहले ही कैलकुलेट करना सिखा दिया, क्योंकि इतना हमको बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा उस बच्चे का जिसका डाउट था? अब किसी ने मुझसे पूछा मैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में तो मैंने कल ही बताया है। क्या बताया था बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में? मैंने ये बताया था कि अब VBT में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे, यहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या थी? उनका साइज भी बराबर हो, मतलब 1s के साथ ही कर सकता है, 1s 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, राइट? दूसरा ओरिएंटेशन भी सेम हो, 2px 2py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, अगर 2px है तो 2px के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा।
आपको इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप याद रखनी है। सिंपल, वो शेप कैसे आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। क्लियर? तो इस चीज में आपको बस ये 3-4 एग्जाम्पल थे जो ध्यान रखने थे, ताकि आपको पता चले कि किसमें कैसे ओवरलैपिंग हुई है। अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है तो आप खुद से ट्राई करना कि इथीन में जो पाई बॉन्ड बना वो कैसे बना, उसके पूरे रिप्रेजेंटेशन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना। रेस्ट आप कॉपी में चेक करना, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं और क्या डाउट्स आए थे, मैं देख लेती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था आपके डाउट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मेरी क्लास का इंपॉर्टेंट टाइम जा रहा है, बट क्या करे बेटा, बच्चे बिना बात परेशान हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट की जाएगी। वेरी गुड। जिनको क्रिस्टल क्लियर है दैट्स वेरी नाइस। जिनको ना हो एक बार गो थ्रू हो जाया करो। मैम कभी आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस लेती हैं, बट एमओटी में आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ली है। बेटा आप एक्सिस कोई सी भी ले लो, अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स लेते हो तो पीजेड पीजेड से पाई बॉन्ड बनेगा, पीवाई पीवाई से पाई बॉन्ड बनेगा, और पीएक्स पीएक्स से सिग्मा बन जाएगा। ध्यान रखो कि जब जब पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एमओटी में, दो पाई बनेंगे और एक हमेशा सिग्मा बनेगा। मैंने एमओटी में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड इसलिए लिखा क्योंकि हर जगह जो भी डायग्राम देखोगे वहां पे सिग्मा 2p जेड दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। एनसीईआरटी हो, कोई सी भी बुक हो, वहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एमओटी में जेड माना है, इसलिए हम जेड मान के चल रहे हैं। अगर आप x मानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x मानो, फिर वो सिग्मा 2p x बनेगा। क्योंकि बस ध्यान क्या रखना है, अगर ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो पाई। क्लियर? सेंड नहीं कर सकते मैम, नो सोशल मीडिया ऐप इन। कोई बात नहीं, सेंड कैसे करें आपको? चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं? नहीं बेटा, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे सॉल्यूशन सेंड करो, वो तो आप मुझे इंस्टा पे ही करो। हाँ ठीक है मैम, आई सीरियसली डोंट नो कि आप ये कमेंट पढ़ोगे या नहीं, आई मीन आपके सामने आएगा या नहीं, बट मैम वेरी जेन्यून नीड ऑफ यू इज मैम स्लीप। मैम विंटर आ गई है पढ़ता बहुत होता है, पढ़ना बहुत होता है उठने के बाद। ये मोटिवेशन मैं बाद में दूंगी, जबकि आती है ना तो आंखों में ठंडा पानी डालो नालायकों। मैम एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर अभी कुछ भी नहीं करना है, जब करना होगा मैं अपने आप बोल दूंगी। ठीक है नाइस। मैम एक क्वेश्चन है, आप सभी टीचर्स टॉप यकीन बैच पे पढ़ाने के लिए नीट एग्जाम दिए? बच्चों ये सब बातें मुझसे मत पूछा करो, ये सब बातें आप मैनेजमेंट से पूछा करो। हमारी क्लास मैम 2s ओवरलैपिंग से शेप तो स्फेरिकल ही होगी, लेकिन एबीएमओ में शेप अलग आ रही है, क्योंकि बेटा एबीएमओ में सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों में चार्ज का सेपरेशन आ गया, तो उसका शेप अलग हो गया। एक प्लस और एक माइनस और एक नोड है जो उन्हें सेपरेट कर रही है, इसीलिए एबीएमओ में शेप अलग है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ओवरलैपिंग इज ऑल अबाउट ऑन द एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो 2s में एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक्सिस पे ही, लेकिन दोनों के अंदर चार्ज सेपरेशन है, इसलिए स्फेरिकल नहीं आया। मैम जब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 या 3.5 ऐसा नंबर आए तो हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे जान पाएंगे? बेटा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये उनके एवरेज को बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड को नहीं बता रहा है। लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है यानी कि उनके बीच में 2 बॉन्ड है, जिसका 1 आ रहा है मतलब 1 बॉन्ड है, जिसके बीच में 3 आ रहा है इसका मतलब उसमें 3 बॉन्ड है। फ्रैक्शनल वाले से हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मैम बस हमें कुछ नहीं पता, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, दैट्स नाइस। मैम एक कंफ्यूजन है, जब नम्रा हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, होती तो वहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग है, और एमओटी में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये दोनों अलग कैसे? आई थिंक अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp sp2 sp3 थे, यहाँ पर क्या होता है, मस्ट कंडीशन है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों का साइज भी बराबर, शेप भी बराबर, एनर्जी भी बराबर, ओरिएंटेशन भी बराबर। क्लियर? दैट इज द डिफरेंस। मैम आप इतनी सुंदर हो, क्यों ये डाउट है? मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर थी। हैं?
कुछ बच्चे होते हैं ना उड़ते उड़ते। एक रानी कुमारी ने बच्चे ने मैसेज किया है, मुझे मैम से ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या सतीश सर सही होंगे इस चैप्टर के लिए? यकीन 2.0 में बता दो कोई प्लीज। उस बच्ची को यही नहीं पता कि वो केमिस्ट्री पढ़ रही है फिजिक्स पढ़ रही है। केमिस्ट्री की क्लास और सतीश सर का नाम है, सतीश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई। जागो, इससे पता चलता है दे आर स्पैमर्स। मैम प्लीज होमवर्क में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया करो जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट का यूज हो। अरे नालायक, जो दिया जाता है वो कर लिया करो पहले। मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा फिर से क्लास देखिए, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन रिपीट नहीं करूंगी। ये मैंने पता क्यों रिपीट किया, ताकि मैं डिफरेंस क्लियर कर पाऊं दोनों के बीच का। दैट्स इट, नहीं तो मैं रिपीट कभी नहीं करती हूँ। मैम हाउ यू अटेंड लेक्चर बिफोर टाइम। चलो बेटा, मेरे पास ये डाउट्स थे कल के लेक्चर के। अब मैं एक बार परसों का लेक्चर भी खोल लेती हूँ, क्योंकि वो मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था तो मैं देख नहीं पाई थी। हाइब्रिडाइजेशन के सेकंड मेथड के लिए स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, वरना मेथड यूजलेस है। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। कल जब आप लेक्चर देख के तो बहुत प्रॉब्लम था, शाम में देखे फिर भी नहीं क्लियर हुआ सब, बट आज जब देखे तो सब क्लियर हो गया। वेरी नाइस। मैंने इसी चीज के लिए कहा कि जहां पर रिक्वायर्ड है, जहां पर लेक्चर में रिक्वायर्ड है कि आपको फिर से देखना पड़ेगा, आप उस लेक्चर को फिर से देखो, और जहां रिक्वायर्ड नहीं है आप उस लेक्चर को फिर से मत देखो। ठीक है, कुछ चीजें हैं बेटा, ये चीजें थी जो रिक्वायर्ड थी कि आप एक बार देख लो। जिसको एक बार में आ गया बहुत अच्छी बात है। आदित्य सागर लेक्चर फिर से देखना बेटा, और रेस्ट मैंने इसलिए रिपीट कराया बेटा, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं समझ आया, आप समझ आ जाएगा, रिपीट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू मैम, नाइस एक्सप्लेनेशन। मैम P205 नहीं हो रहा, मैंने अगली क्लास में करवा दिया था बेटा। Ma'am, this lecture confused many students about overlapping and hybridization. That's why I explained again about overlapping and hybridization. Overlapping is all about on the axis perpendicular to the internuclear axis, और hybridization is all about atomic orbitals overlap कर रहे हैं bulk में और hybrid orbitals का formation कर रहे हैं। ठीक है, BH2 में sp hybridization है, बट इसमें 2s and 1p मिक्स हुए हैं। बेटा 2s और 1p, वापस आ जाओ BH2 वाले। 2s और 1p जो मिक्स हुए हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा BH2। 2s और 1p जो मिक्स हुए हैं बच्चे, ए नालायक, कहाँ हुए 2s और 1p? ये 2s और ये 2p का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो अब हम ये कहेंगे sp और s ओवरलैपिंग हुई है। तो दैट इज ओवरलैपिंग, बट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिडाइजेशन को, ओवरऑल मॉलिक्यूल नहीं रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम का आता है वो हाइब्रिडाइजेशन आता है, लेकिन ओवरलैपिंग तो और भी हुई है ना, बॉन्ड तो और भी बने ना। तो इसने अपने सराउंडिंग एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड जो बनाया, वो कैसे बताया, बनाया sp ने s के साथ ओवरलैपिंग की। क्लियर बेटा? डॉक्टर अवधेश जी, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। क्या मैम PYQ सेशन लेंगे आफ्टर कंप्लीट दिस चैप्टर? कैसा क्वेश्चन है अमन? ऑब्वियसली लूंगी बेटा। बाकी सब बच्चों ने अपने मार्क्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कुछ और एग्जाम्पल अगली क्लास में सब करवा दिया था बेटा। कुछ बच्चों ने आंसर्स किए हैं। आई थिंक मैंने जो डाउट्स लेने थे वो हो चुके हैं क्लियर। बेटा BCl2 जो पूछ रहे हैं, BCl2 को फिर से समझा दीजिए। आई एम सेइंग आज इस एग्जाम्पल को देख के BCl2 खुद करना, हो जाएगा बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चुका पूरा कवर, मैंने अगली क्लास में सारे करवा दिए थे। ठीक है बेटा। हाँ, जिन बच्चों को ग्राफ में एक बार डाउट आ रहा है ना, एक बच्चे ने पूछा है कि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है। ठीक है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज होती है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। उस ग्राफ को फिर से देखना, आ जाएगा। ठीक है मैम, स्ट्रक्चर नहीं बन पा रही है डीपी में भी, बेटा बन जाएंगी, डोंट वरी। मैं सारी चीजें एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, साउंड हाई करो माइक का। चलो ठीक है, बाकी तो मैम इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज मेंशन्ड दैट शेप डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ओनली, बट शेप आल्सो डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इट इज ज्योमेट्री दैट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिड। मैं एक बार वो क्वेश्चन फिर से चेक करती हूँ बेटा सौम्या। बाकी तो सब पॉजिटिव कमेंट्स हैं।
मैं चेक करूंगी बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के, बाकी बच्चों काफी बच्चों ने बोल रखा है बट राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग नोट्स ना, तो मैं उसको भी चेक कर लूंगी। चलो आई थिंक मैंने डाउट्स ले लिए। मैम आप गाना गुनगुनाओ। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। खाली पीली मैम आप इतने इजी टॉपिक इतना ज्यादा एलोबरेट कर दिया। धीरज विश्वास जी बोल रहे हैं जबकि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखना वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग है केमिस्ट्री में। हाँ जी बेटा, मैंने देखना सिखा दिया था और ये इजीएस्ट मेथड मैंने वेस्पर थ्योरी में कब का बता दिया था कि जब जब सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा है और दूसरा तीसरा हमेशा पाई होगा, लेकिन वो पाई बना कैसे वो पता होना चाहिए नालायक, इसलिए बताया। ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है बेटा? जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनाए, जैसे कि एस जो होता है, एस किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, एस एस ओवरलैपिंग जब होती है तो वो एस एस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन पी जो है उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। एक होता है पी एक्स होना, पी वाई होना, पी जेड होना। तो पी जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, इसलिए उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर एस से ज्यादा होता है। क्लियर? यस बेटा, काफी बच्चों को इस चीज में डाउट था, इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है। रेस्ट तो ऑल सारे डाउट्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने इसलिए सिखाया बेटा क्योंकि ये काम का था। बाकी तो सिग्मा पाई भी वैसे गिनो जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं वो क्वेश्चन केबीडी के वापस देखने पड़ेंगे बेटा जिनमें आपको डाउट्स आ रहा है। चलो फाइन, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आपने पढ़ा है। ठीक है। रेस्ट एमओटी का लेक्चर आपको मिल गया है, तो आज वो भी आप देख लोगे, उसमें भी ऐसा कोई डाउट है नहीं है, और मैं एमओटी वैसे भी फिर से रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाउट्स जो मैंने सारे ले लिए, एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड। आई थिंक आप लोग भी अच्छा फील कर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो ना बेटा, विदाउट हेजिटेशन लिख देना, मैं कोशिश करूंगी कि एक भी डाउट ना छूटे। ठीक है, तो जिनको क्वेश्चंस में डाउट है, जिन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8, उस दिन का मैं देख लूंगी, अगली क्लास में वो भी कवर कर लूंगी। अब हम बात करते हैं बेटा क्विक रिकैप जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो क्विक रिकैप में सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था बेटा? टाइम कितना हो गया मेरे को देखना पड़ेगा, टाइम अभी 37 मिनट्स हो गए, कोई बात नहीं, क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं, फिर बेटा कुछ की पॉइंट्स और फिर अपना होमवर्क में सारा डिस्कस करूंगी, मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे क्या दिया था। क्विक रिकैप में हमने क्या करना है बेटा? हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस की थी, तो थ्योरी के जो पॉइंट्स थे वो मैं वर्बली समझा देती हूँ। हुंट्स मुलिकन ने इनको प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं, एक होती है एडिटिव मिक्सिंग, एक होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। जब इनकी एडिटिव मिक्सिंग होती है तब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जब इनकी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होती है तब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्लियर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है, बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्वाइट स्टेबल। फिर हमने ओवरलैपिंग करवा के 1s की से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना, 2s की एडिटिव ओवरलैपिंग कराई, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बना, और 2p की जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को माने तो pz से सिग्मा 2pz बना, px से पाई 2px बना क्योंकि कोलेटरल ओवरलैपिंग थी, और py से भी पाई बॉन्ड बना। ये हमारे पास सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। नीचे से ऊपर आते टाइम एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नीचे उनको रखा गया जिनकी कम एनर्जी है, ऊपर उन्हें रखा गया जिनकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर हमने डिस्कस की थी इनकी 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से सॉल्व होती हैं। मैंने आपको 2 डायग्राम बनाने के लिए बोला था, एक तो जो मैंने खुद ने बनवाया था। क्या बोला था? जब जब किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, जब जब किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या लेस देन 14 हो, तो उस केस में हमेशा वही वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा। क्या डायग्राम था? सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। वो डायग्राम याद रखना। क्लियर? और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो जाए आपके मॉलिक्यूल में, क्योंकि आपको तो सीधे इलेक्ट्रॉन भरने, तो आपको क्या ध्यान रखना था? सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमें इसी डायग्राम को फॉलो करना है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो कैसे था बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए? सिग्मा 1s
sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, then pi 2px, pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz, राइट। बस आज हम सी और सीओ प्लस के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो कल हमने इनकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी। एप्लीकेशन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को लिख दो। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिवाइड बाय 2 करके क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। मैं लिख के नहीं बता रही हूँ बेटा, सारी चीजें आपके पास सब कुछ है, तो मैं जब बोलूं तो अपना रजिस्टर ओपन कर लेना, ठीक है। मैं लिख इसलिए नहीं रही हूँ बेटा क्योंकि और टाइम किल होगा। थर्ड था मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हमें ये बताता है कि उसका नेचर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखेंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, अफबाउ, पॉली एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भरने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मतलब वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था होमोल्यूमो। होमो क्या होता है बेटा, जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर दिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा है वो अपना होमो होता है, यानी कि हाईली ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और ल्यूमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लो पोजीशन पे है और जो अनऑक्यूपाइड, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक लास्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक रह रही है, नहीं हो गई, सारी हो गई, होमोल्यूमो, मैग्नेटिक मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, फिर तो हमें क्विक रिकैप लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको ट्रिक्स भी बता देती हूँ, या फिर पहले होमवर्क डिस्कस करें, मेरा मन कहता है कि पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चंस देख लूं बेटा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है बेटा कि हमें करना क्या है हर मॉलिक्यूल में, तो बस एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स उठाते चले जाते हैं। मैं एक बार ओपन कर लूं बेटा कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, तो वो नोट्स में पता चल जाएगा। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि ये जरूरी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम आप तो हमें सीधे ट्रिक बताओ, क्रैश कोर्स नहीं ना है ना बेटा, हमें पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ, बस 1 मिनट बच्चों। हाँ जी बेटा, मैं सारे मॉलिक्यूल लिख लेती हूँ एक बार। यस बेटा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था H2, ठीक है। फिर मैंने दिया था आपको H2+, फिर मैंने आपको दिया था H2-, फिर मैंने आपको दिया था दैट इज C2, फिर मैंने आपको दिया था C2 के बाद B2, B2 के बाद मैंने आपको दिया था बेटा O2, O2 के बाद मैंने आपको दिया था O2+, O2+2, और उसके बाद मैंने आपको दिया था 8th O2-2, फिर मैंने आपको दिया था N2-, और फिर मैंने आपको दिया था 10th O2-। क्लियर। तो बस क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने और भरना शुरू करना है, ठीक है। तो आप देखो बेटा सबसे पहला डायग्राम, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले गिन लो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा H2 में कितने होंगे, 2 होंगे, एक हाइड्रोजन का एक, 2 हाइड्रोजन के 2। क्लियर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए जो डायग्राम था, तो यहाँ पर हमें तो छोटा सा ही डायग्राम बनाना है क्योंकि हमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने। तो क्या डायग्राम होगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर बार। मैम आप क्यों बना रहे हो, मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको
मैं मान के चल रही हूँ कि कल जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था वो आपको याद हो जाना चाहिए, वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं और इलेक्ट्रॉन भर देना है। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या भरने का तरीका था, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। तो क्या इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका था, इलेक्ट्रॉन भरने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन में। और हुंड्स जी क्या कहते हैं, जब आप डी जनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन और फिर पेयरिंग करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन भरा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्लियर। तो बस जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम निकाल देते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 0/2 कितना आ गया 1। नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कैसा हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, और म्यू क्या हो गया 0 हो गया। बेटा होमो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो क्या हो जाएगा इसका, वो हाईएस्ट मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड और हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो वो जो भी है यही है अब तो। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर और अनऑक्यूपाइड है, तो वो तो सिग्मा स्टार 1s है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बेटा। अगर क्लियर है तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब लिखते हैं सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें है कितने H2+ है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 है, तो इस केस में क्या करना था बेटा, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन भर दो, तो क्या हो गया सिग्मा 1s1, क्या हो गया सिग्मा 1s1। निकाल लो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में है, तो 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0, 0/2, तो हाफ आ गया, हाफ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखना था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, तो नेचर में कैसा हुआ पैरामैग्नेटिक, कैसा हुआ नेचर में पैरामैग्नेटिक। रेस्ट और क्या देखेंगे बेटा होमोल्यूमो, तो इसका होमो क्या हो जाएगा बेटा, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो हमने हाईली ऑक्यूपाइड यही है सिग्मा 1s, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और अनऑक्यूपाइड है, तो वो हो गया सिग्मा स्टार 1s। तो बेटा आपकी इच्छा है आप हर किसी में डायग्राम बनाओ तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, क्लियर। कौन सा, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14, टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, छोटा सा डिफरेंस याद रखो बस, फिर तो सारी चीजें आती चली जानी है। नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था H2- को सॉल्व करते हैं। तो H2- में जब हमने देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 3, 2 हाइड्रोजन एटम के और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस केस में यहाँ पर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बेटा, सबसे पहले सिग्मा 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s1, क्लियर। अब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितना 1, 2 माइनस 1/2, 1/2 दैट इज 0.5। नेक्स्ट निकाल देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ जी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आ गया बेटा पैरामैग्नेटिक।
क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो 1 इंटू वन प्लस टू, कितना आ गया बेटा, √3, दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन, अगर निकालना पड़ जाए। क्लियर। नेक्स्ट बेटा बता देते हैं इसके होमोल्यूमो। तो इसका होमो क्या हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और ऑक्यूपाइड है, कौन है बेटा, सिग्मा स्टार 1s। तो इसका क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s। ल्यूमो क्या होता है बेटा, ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और जो अनऑक्यूपाइड है। तो कौन सा है बेटा, ये तो हो गया ऑक्यूपाइड। इसके बाद कौन सा आना था, सिग्मा 2s आना था, तो वही हुआ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये हो गया सिग्मा 2s। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट C2 को देखो। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 12। तो इसके लिए भी डायग्राम कौन सा फॉलो होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जब तक 12 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते भरते चले जाओ। तो हमने लिखना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2 कॉमा सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन भरने में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे बेटा, आपके पास क्या होता था, इधर होता था सिग्मा 1s, फिर होता था सिग्मा स्टार 1s, फिर होता था सिग्मा 2s, फिर होता था सिग्मा स्टार 2s, और फिर होता था पाई 2p2x पाई 2p2y, और फिर होता था सिग्मा 2pz। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के सेंटर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख दिए। नाम भी दे देती हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p2x पाई 2px, सॉरी पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz। मैम ऊपर तक क्यों नहीं गए, वहां तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बस लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वही तो किया, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y। मैम आपने इक्वल क्यों लिखा, इनकी एनर्जी बराबर है। क्या है बेटा, इनकी एनर्जी बराबर है। अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता। क्लियर। तो अब हम बताते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट हमने उठाया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, जिन पे स्टार नहीं होता। तो कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s, 1 2 3 4। 8 माइनस 4/2 कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 8 माइनस 4/2, 2/2 नहीं, 8 माइनस 4 4 4/2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका होमो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हाईएस्ट पोजीशन पर है, पाई 2px पाई 2py। दोनों की एनर्जी बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो क्या लिखोगे, पाई 2px या पाई 2py। नेक्स्ट ल्यूमो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और अनऑक्यूपाइड है। तो इसके बाद क्या आना था, सिग्मा 2pz, दैट विल बी द आंसर, सिग्मा 2pz। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट देख लो बेटा ध्यान से। तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है
तो ये नेचर में कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। और अगर ये नेचर में डायमैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो एक और चीज मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, बताना चाहती हूँ कि C2 जो है ना बेटा, ये C2 मॉलिक्यूल जो है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें ओनली 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, नो सिग्मा बॉन्ड। और ये कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बॉन्डिंग इस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों बराबर है। ये बॉन्डिंग इस एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल आउट कर देगा। और अब जो ये दो बॉन्ड पेयर है, वो दोनों बॉन्ड पेयर पाई के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों बॉन्ड पाई के हैं जो C2 में एग्जिस्ट करते हैं। इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों भरे हुए हैं और दोनों पाई बॉन्ड में है, तो इसीलिए C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, नो सिग्मा बॉन्ड इज देयर, नो सिग्मा बॉन्ड इज देयर। और उसी तरीके से सेम होता है B2 में 1 पाई बॉन्ड होता है, नो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वहां पे B2 में दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमको B2 ही दिया है, तो B2 में हमने क्या देखा बेटा, B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन में कितने थे बेटा, एक बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 2 बोरोन का कितना हो गया, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं, तो फॉलो वही होगा जो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला है। लिखना शुरू किया तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये हो गए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। और अब जब यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं तो 9th और 10th इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 9th 10th। मैं नंबरिंग लिख देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हमने क्या रखा, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। 10वां इलेक्ट्रॉन उधर जाता है, हुंस रूल 11th 12th। क्लियर। तो अब उसी तरीके से अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा यहाँ से पाई 2p1x इज इक्वल्स टू पाई 2p1y, क्योंकि दोनों में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट बेटा इसका मैग्नेटिक, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग है 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग में हो गए 4। तो 6 - 4/2, 6 - 4/2 किया तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/2, दैट इज 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसा हम देख पा रहे हैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, यहां तक तो सारे पेयर्ड हैं, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर 2 है, इसका मतलब स्पीसीज तो कैसा हो गया, ये स्पीसीज हो गया पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हम यहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, √of n into n+2, where n represents the number of unpaired electrons, तो √of 2 into 2 + 2, that becomes √8। क्लियर, बोर मैग्नेट। नेक्स्ट बेटा होमोल्यूमो बता देते हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है वो कौन सा है बेटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों एनर्जी की बराबर है। तो हमने लिख दिया पाई 2px और पाई 2py। वहीं पे बेटा ल्यूमो क्या है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और अनऑक्यूपाइड है। तो वो क्या हो गया बेटा, देख लो ध्यान से, इसके बाद क्या आना था, सिग्मा 2pz, तो वो हो गया सिग्मा 2pz। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सेम एज इट इज जो हमारे पास B2 होता है, वहां पर बोरोन बोरोन के बीच में ओनली 1 पाई बॉन्ड होता है,
there is no sigma bond in B2। तो ये ध्यान रखना बेटा, वो एक बॉन्ड जो है वो भी कैसा है, पाई बॉन्ड है। कैसे एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, क्योंकि जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए। एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पाई में है, उन एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन में क्या बनाया, पाई के अंदर, तो पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो O2। O2 मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16 है। अगर O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है तो दैट मींस यहां पर कौन सा एमओटी डायग्राम यूज होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाला। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरा सा ध्यान रखना, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2 कॉमा सिग्मा स्टार 2s2, अब आएगा सिग्मा 2p2z कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y। एक बार देख लो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो इसके बाद जो अब 15वां और 16वां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके बाद क्या आता था, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा होल्ड्स रूल का ध्यान रखते हुए। तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2p1x इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p1y। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग जिसपे स्टार नहीं है, 2 + 2 + 2 6 7 8 9 10, 10 हो गए बॉन्डिंग, 2 + 2 + 2 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो 10 - 6 आया 4, 4/2 किया आया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट देख लो बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो गया बेटा, √of n × n + 2 2 + 2, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 2 8, √8 आ गया। और बेटा आज जो मैं ट्रिक लिखवाने वाली हूं ना, उस ट्रिक में बस ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर होते हुए भी ये नेचर में कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। बाकी ये ट्रिक में लिखवाने वाली थी जिसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है वो सब के सब डायामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट दीज 2 केसेस। तो वो की पॉइंट्स में लिखूंगी, यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। आपको चीजें आनी चाहिए और वो तभी आएंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम इनका होमो ल्यूमो लिख देते हैं, ठीक है। तो होमो क्या हो जाएगा बेटा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाइड है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाइड है। तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो पाई स्टार 2px लिखो या फिर पाई स्टार 2py लिखो। नेक्स्ट बेटा ल्यूमो क्या हो जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद क्या आना था, सिग्मा स्टार 2pz, तो वो हो गया इसका ल्यूमो। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बाकी 2 एग्जाम्पल। बेटा मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि मैं अगर ये दोनों करा दूं तो आपसे बाकी सारे और हो जाएंगे, क्या मैं मान लूं ऐसा, हाँ अगर मैं ये करा दूं तो बाकी 2 हो जाएंगे। तो चलो फिर भी एक और मैं करा ही देती हूँ। यहाँ पे देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 14 है। क्लियर। तो बेटा बाकी ये 4 एग्जाम्पल तुम लोग करना, अब आपको हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो 4 एग्जाम्पल है ना उसको उस ट्रिक से भी कर सकते हो जो मैंने आपको आज सिखानी है, कि बेटा मैं सारी ही करा दूंगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फिर भी जो न आए हम उसे पक्का क्लास में डिस्कस करेंगे, इतना भरोसा तो कर सकते हो मुझ पे, क्योंकि आज हमारी आधी से ज्यादा क्लास
होमवर्क में निकल गई है, कोई बात नहीं, और डाउट्स में निकल गई है। तो बेटे 4 एग्जाम्पल है, स्पेस मैंने छोड़ दिया है, आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व करना, नहीं आ पाए मेरे तरीके से करना, और अगर डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन चैट बॉक्स में लिखना, मैं ये चारों एग्जाम्पल कल करा दूंगी। ठीक है मैम, आपने फिर छोड़े क्यों है? ताकि आज अगर जिसको कल बिल्कुल नहीं आया था, आज उसको थोड़ा बहुत भी आ गया है, तो इधर ट्राई करना, खुद से करना, खुद से करोगे क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं वो की पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जो मैं आपको लिखवाने वाली थी, और उन की पॉइंट्स के बाद, उन की पॉइंट्स के बाद क्या करोगे मैम? उन की पॉइंट्स के बाद मैं आपको इस एमओटी का एक एक्सेप्शन करा दूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्या की पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखवाने हैं, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो द की पॉइंट नंबर 1, B2 and C2 contains 1 and 2 pi bonds respectively, and there is no sigma bond, there is no sigma bond in these molecules, इनमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। क्लियर हो गया बेटा, ये ध्यान रखना। किसने एक्सप्लेन किया? एमओटी ने। तो मैम आपने इसको अलग से लिखवा दिया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बन जाता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल वैसे भी लिखवा दिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आपको सीधे सीधे बतानी है, आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते, आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए, तो जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में है, ऑल आर डायामैग्नेटिक, ऑल आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो सीधा सीधा टोटल इलेक्ट्रॉन देखो और उसके बाद क्या बता दो कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16। तो इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जिसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, 18 है, these all are डायमैग्नेटिक, इन दोनों को छोड़कर। और ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको अभी लिखवा दिए हैं, आपके सामने हैं, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। कहाँ है दोनों एग्जाम्पल? ये रहे बेटा, ये रहा B2। क्लियर? तो B2 में देख लो बेटा, B2 कहाँ है? पैरामैग्नेटिक आया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। C2 देख लो बेटा, C2 इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था, नहीं C2 नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16, तो O2 मैंने कराया नहीं कराया, ये रहा O2, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। बस इन दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा? कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक। रेस्ट ऑल आर पैरामैग्नेटिक। तो दो प्रॉपर्टी आप सीधा सीधा देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा की पॉइंट नंबर 3, इफ बॉन्ड ऑर्डर, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, अगर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ध्यान रखना, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल Be2, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसे। क्लियर? नेक्स्ट He2। क्लियर? तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट बेटा, नेक्स्ट की पॉइंट
ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, जितनी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस होती हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस पता है ना क्या होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और एमओटी के अकॉर्डिंग भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक्सेप्शन आने वाला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज does not have same bond order, same bond order, इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही दूंगी और भी, और ये एक्सेप्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो CO प्लस होता है, CO प्लस में अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग आना चाहिए, लेकिन इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो एक्सेप्शनली 3.5 होता है। और ये कैसे होता है ये मैं आपके साथ अगली स्लाइड पे यही डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक्सेप्शन है जो हम अभी इसका अलग से डायग्राम बनाने वाले हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट की पॉइंट जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कभी भी ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 से ज्यादा आने लगे सॉल्व करके, बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 3 वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा किसी के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता। मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, समझ जाना आपने कुछ गलत ड्रॉ कर लिया है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, जब आप O2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, O2 माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, तो कब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकला या अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मान लो कि मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मेरे पास, वो हो गया O2 प्लस। अब मैंने कहा कि मुझे O2 प्लस से O2 बनाना है, तो क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो आप बता सकते हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा? बिल्कुल बता सकते हो कि वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से किस में जाएगा, अगर आपको वो पूरी सीरीज याद है कॉन्फ़िगरेशन की। क्लियर? तो वो भी इन चीजों में ध्यान रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ क्या बेटा, कि बॉन्ड ऑर्डर की क्या ट्रिक होती है। इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो बेटा, जल्दी से इन पॉइंट्स को पढ़ लो। और वो तो मैं आपको लिखवा ही चुकी हूँ बेटा, दैट बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और किसी के बीच में अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे भी रिलेट करवा लेगा क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लो बेटा ये सारी चीजें, फिर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर की डायरेक्ट ट्रिक बता देती हूँ। पानी भी पी लेते थोड़ा सा। यस बेटा, देखेंगे ध्यान से। तो अभी तक तो मैं आपको सीधे बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2 से कैलकुलेट करना सिखा रही थी, और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि आप सीधा सीधा क्या काउंट कर लो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं किसी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्या याद रखना है, जिस जिस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है उसका बॉन्ड ऑर्डर देखना बेटा कैसे याद करना है।
0.5, 1, 0.5, उसके बाद 0, फिर 0.5, 1, फिर 0.5, उसके बाद 0। एक ट्रेंड तो ये याद रखना, एक ट्रेंड ये याद रखना, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका कितना 0.5, अब 0.5 बढ़ाते जाओ, इसका 1.0, इसका 1.5, इसका 2.0, इसका 2.5, इसका 3.0। तो 3 तक तो 0.5 बढ़ाते जाओ, अब 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 19 तक हमने क्या लिखवा दी, सीधी सीधी ट्रिक लिखवा दी। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो रैदर देन वो डायग्राम बनाने के, रैदर देन इलेक्ट्रॉन भर के NB माइनस Na/2 के, आप सीधा सीधा देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, किसी में भी टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, बॉन्ड ऑर्डर इतना आएगा, 2 है इतना आएगा, 3 है इतना आएगा, 4 है इतना आएगा। और जिसका भी क्या बेटा, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर 0, तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो दो ही केस में आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और टोटल इलेक्ट्रॉन 8, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जिसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है ऑब्वियसली, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। तो ये ट्रिक्स ध्यान रखना। तो बेटा वो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमो ल्यूमो के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। रेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉन देखकर सीधा सीधा बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। रेस्ट B2C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। रेस्ट बॉन्ड ऑर्डर सीधे ट्रिक से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं CO और CO+ की, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हम जैसा देख पा रहे हैं, हम एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ NB माइनस Na। क्लियर? NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बोल सकते हैं। तो जल्दी से इस पॉइंट को लिख देते हैं दैट इफ one electron is removed, if one electron is removed from bonding molecular orbital, then bond order, जो हमारा bond order होगा, then bond order is decreases by half बोल लो या decreases by 0.5। अब ट्राई करके देख लेना। and if one electron is removed from, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम कहां से निकालें, removed from एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बाय 0.5। क्लियर? अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO, दोनों के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ, एंड CO+। बेटा जल्दी से दोनों के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है पहले ये काउंट कर लो, दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो जैसा आप काउंट करोगे आपको ये मिलेगा कि CO के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, CO के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 14 है, ठीक है।
अगर CO के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो CO प्लस कैसे बनेगा बेटा? CO प्लस बनेगा जब इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं CO और CO प्लस की, तो CO और CO प्लस में ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इट इज experimentally observed that it is experimentally observed बताओ observed की स्पेलिंग याद नहीं आ रही, it is experimentally observed that bond length of CO is more than CO plus। और अगर बॉन्ड लेंथ CO की ज्यादा है, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO plus should be more than CO। अगर ऐसा है तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, bond order is inversely proportional to bond length, as bond order is inversely proportional to bond length। अगर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और अगर ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो CO प्लस से ज्यादा होती है, अगर CO की बॉन्ड लेंथ CO प्लस से ज्यादा होती है तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। और CO प्लस कैसे बनता है बेटा? CO प्लस बनता है जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 13 आ जाएंगे। और इसके हिसाब से इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जा रहा है? 2.5। चाहो तो आप डायग्राम बना के देख लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जा रहा है, जो कि गलत है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब हम इसका वो डायग्राम बनाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते थे तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा होता था। देखना बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अगर 14 से 13 करना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? सिग्मा 2p z से निकल रहा है, जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमने अभी लिखा कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा होना चाहिए, तो उनके लिए ये डायग्राम बदला गया और ऊपर लाया गया एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, सिग्मा 2pz अभी हाईएस्ट पोजीशन पर है, नीचे की तरफ जब देखा तो एंटी बॉन्डिंग 2 ही थे। कौन कौन से? सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s। तो इट इज मोर इजियर कि हम सिग्मा स्टार 2s को ऊपर ले आए और सिग्मा स्टार 1s को वहीं रहने दें, क्योंकि जो 14th इलेक्ट्रॉन भरा जाए वो 14th इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में होगा, जो कि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा अगर ABMO में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक्सपेरिमेंटली समझते हैं फिर से इसे, ठीक है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन 13 अगर होते तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम डायग्राम अलग बनाते हैं और उसके लिए जो हुंस और मुलिकन ने उन्होंने अलग डायग्राम दिया और जो डायग्राम दिया उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यही डायग्राम फॉलो होगा, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा किसके लिए? CO और CO प्लस के लिए। रीजन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और एक्सपेरिमेंटली CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। तो इनके लिए क्या किया गया? बस सिग्मा स्टार 2s को ऊपर ले गए, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो कैसे होता है इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? देखना बेटा, ये रहा 1s, ये रहा 1s,
1s ने जब ओवरलैपिंग किया होगा तो इन्होंने बनाया होगा सिग्मा 1s, और जब इन्होंने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग किया होगा तो इन्होंने बनाया होगा सिग्मा स्टार 1s। ये हो गया 1s। फिर हमने लिखा 2s 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 ने जब ओवरलैपिंग किया होगा एडिटिव तो बनाया होगा सिग्मा 2s, और अब 2p आ जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि सिग्मा स्टार 2s ऊपर चला गया, तो यहाँ पर अब एनर्जी कम किसकी है? इसके बाद आ जाते हैं पाई 2p2x पाई 2p2y, और ये हो गया सिग्मा 2pz। फिर यहाँ पर ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s की पोजीशन इधर आ जाती है। क्लियर? और इसके ऊपर वाले एज इट इज पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस। तो यहाँ पर क्या ऊपर आया है बेटा? नाम लिख देती हूँ बेटा सबके। ये हो जाएगा पाई 2p2x, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया पाई स्टार 2py, ये हो गया पाई स्टार 2px, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो बस क्या किया गया? सब कुछ वैसा का वैसा है जो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर बेटा एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऊपर ले गए जिसका नाम था सिग्मा स्टार 2s। क्यों लेकर गए? फिर से समझना। बॉन्ड लेंथ CO की CO प्लस से ज्यादा होती है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन CO से CO प्लस कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन CO में से निकल रहा हो, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था अगर पहले वाला डायग्राम फॉलो करे तो वो निकल रहा था सिग्मा 2pz में से, जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज ही होना है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करवाना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ABMO में से निकालो। तो हमारे पास नीचे दो ABMO थे, एक सिग्मा स्टार 1s एक सिग्मा स्टार 2s, तो हम सिग्मा स्टार 2s को ले गए ऊपर। अब इस केस में ये डायग्राम याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ इधर, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14। ध्यान क्या रखना बेटा? दिस डायग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर CO एंड CO प्लस। अब इस केस में दोनों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले ये सारे पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्लियर? सबसे पहले हम लिख देते हैं CO के लिए, ठीक है? तो CO के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं हम इसमें। कितने हैं बेटा CO के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो CO का हमारे पास क्या आ गया बेटा? CO का हमारे पास आ गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 14 है। और जिस जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, उसके बाद पाई 2p2x बराबर पाई 2p2y कॉमा सिग्मा 2p2z कॉमा सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम निकाल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा CO का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो देख लो बेटा यहाँ पे कितने हैं? बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग में 4 हैं, तो 10 माइनस 4/2, यह आ गया 6/2 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। मैग्नेटिक मोमेंट देख लो बेटा, all electrons are paired. If all electrons are paired, diamagnetic in nature. और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 मैग्नेटोन हो गया। होमो क्या हो गया बेटा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और अनऑक्यूपाइड है, दैट इज
पाई स्टार 2px लिख लो, या फिर पाई स्टार 2py। क्लियर हो गया बेटा? एज इट इज हम CO प्लस के लिए लिख देते हैं। तो CO प्लस के लिए क्या आ जाएगा बेटा? CO प्लस को जब हमने देखा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन CO प्लस में थे 13। और अगर CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है तो डायग्राम तो यही वाला फॉलो होना है, बस सिग्मा स्टार 1 हो जाएगा, 2s1, क्योंकि 14 के 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y, कॉमा सिग्मा 2p2z, कॉमा सिग्मा स्टार 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बेटा बॉन्ड ऑर्डर याद रखना, एक्सेप्शन है 3.5 होता है, कभी भी भूलना मत, इसलिए मैंने वो पॉइंट बताया था कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? ना जी, सिग्मा स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन है, और वैसे भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा लिख दो क्या? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर देते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2, दैट बिकम्स √3, बोले तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर बेटा? होमोल्यूमो क्या हो जाएगा बेटा? होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हाईएस्ट पोजीशन पर है? सिग्मा स्टार 2s। ल्यूमो क्या हो जाएगा बेटा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px भी हो सकता है, या होगा एक ही, है ना, पाई स्टार 2py, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा? दैट्स ऑल अबाउट एक्सेप्शन ऑफ CO एंड CO प्लस। इतना काम का है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये भूलना मत, स्टार बना रही हूँ। क्लियर? जल्दी से देख लो बेटा, फिर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, स्टेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन करा देती हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि और भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऊपर, उसके बाद एक बार मैं समय देख लूँ कितना हो गया, फिर फैजान रूल को आज के टॉपिक से हटा देंगे, फैजान रूल को अगली क्लास में रख लेंगे। 1 घंटा 32 मिनट, कोई बात नहीं बेटा, अब एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में फैजान रूल बता दूंगी, वो और इंटरेस्टिंग है और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है? फैजान रूल हो गया, डायपोल मोमेंट, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी है, और एक्सेप्शंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिला दोगे, ठीक है? चिंता ना करो, अपन कर लेंगे डिस्कस। चलो बेटा क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है? अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their stability। इन्हें हमें अरेंज करना है इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। और मैंने आपको क्या दिया है बेटा? मैंने आपको दिया H2, H2 प्लस एंड H2 माइनस। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बताओ? पहले मैम आपने तो ये सिखाया, आपने ये सिखाया हमें, हम वही छापने वाले हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? सीधा ट्रिक लिखवाया था ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता था कितना? 1। क्लियर? तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 वाले का 0.5, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 वाले का 0.5, चाहे तो देख लेना। अब इतना तो पता चल गया कि H2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, और अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो अब हम क्या देखेंगे? देख लो बेटा क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तब तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
और अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, राइट। तो अब देख लो बेटा, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर था। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो ये देख लो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है। H2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1। क्लियर। तो H2 प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। दो तो एटॉमिक नंबर, -1 जितना चार्ज वो 3 हो गया। तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3। और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो जब जब इफ अगर बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन चेक, क्या चेक करोगे? देन चेक द लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल in which electron is present, in which electron is present. If it is bonding तो BMO वाला ज्यादा स्टेबल होगा ABMO से। क्लियर? ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का। क्लियर हो गई होगी ये बात। और अगर ऐसा है तो आप खुद बता दो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया? H2 के बाद क्या आ जाएगा? H2 प्लस, और उसके बाद क्या आ जाएगा? H2 माइनस, क्योंकि H2 प्लस का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? बॉन्डिंग में, मोर स्टेबल, इसका एंटी बॉन्डिंग में। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होती है। अगली क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से फिलहाल मैं फैजांस रूल हटा देती हूँ, क्योंकि फैजांस रूल की वजह से आप गलतियां कर दोगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अगर बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन डीपीपी में मिल जाए जो आपसे ना हो पाए, घबराना मत बेटा। क्यों? क्योंकि हम उसे अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो बस क्या करते चलो, जो डीपीपी के क्वेश्चन नहीं होते हैं उन्हें एनसर्कल करते चले जाओ। उन्हें एनसर्कल करने से क्या होगा बेटा? उन्हें एनसर्कल करोगे, जिस दिन चैप्टर खत्म हो, जिस दिन चैप्टर खत्म हो, वो सारी चीजें आपसे हो जाएंगी, ये डॉली मैम की गारंटी है। और नहीं हो पाएंगी तो डॉली मैम अभी जिंदा है, आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको करवाएंगे। बस इतना करना बेटा, जो कराते जा रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो काम दिया जाए उसे साथ साथ करना है। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, क्या बोलती हूँ, वापस बोल देती हूँ बेटा, स्टे मोटिवेटेड। हर दिन बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते होंगे बेटा कि आप लो फील करते होंगे, सबकी लाइफ में बेटा। आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, बस आ जाते हैं। और वहां जहां तुम्हारे इतने मासूम मासूम से दिल हैं, तुम्हें यही नहीं पता है कि लाइफ में करना क्या है अभी। तो बच्चों, मोह माया से थोड़ा बच के रहो, उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अगर ये होगी तभी आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। मुश्किल होता है क्योंकि एज ग्रुप ही ऐसी होती है, लेकिन बेटा कोशिश करो, कोशिश करो। अगर आप चीजें मैनेज कर सकते हो, ऑल गुड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेक्चर सामने चल रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। ऐसा फेज नहीं आना चाहिए नीट तक। तो इसलिए सबसे पहले बेटा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और हर बार ये चीज ऐसे इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि आप में से कुछ बच्चे ड्रॉपर हैं, कुछ बच्चे पहला अटेम्प्ट होगा। तो ड्रॉपर्स के साथ ये स्पेशली होता है कि जब कोई बात कोई टीचर बोल देता है, या घर वाले बोल देते हैं, रिश्तेदार बोल देते हैं, कोई दोस्त बोलता है, तो उन्हें चीजें रिकॉल होती हैं। होता होगा बेटा, उन्हें लगता होगा यार मैंने उनको ताना मार दिया कि तेरा क्या होगा, लास्ट ईयर तूने ये किया था, तो वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करो कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे। हो सकता है किसी दिन आपको किसी सब्जेक्ट में फील हो ये मुझसे नहीं हो पा रहा, घबराना मत बेटा, सबका माइंड अलग होता है।
सबका माइंड अलग होता है। धीरे पढ़ना, रिवाइज करना, लेक्चर फिर से देखना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। कोई चीज टफ तब तक है जब तक हमने उसे सीखा नहीं है। जिस दिन हमें वो चीज आ जाती है वो चीज बहुत इजी है। क्लियर? तो आप लोग तो फ्यूचर डॉक्टर्स हो बेटा, आप लोग ऑपरेशंस करोगे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करनी है आपको लाइफ में, आपको भगवान का दर्जा मिलने वाला है, राइट? तो बेटा ये छोटी छोटी चीजों से परेशान मत होना। आज मैंने जब देख रही थी तो होते हैं बच्चों को प्रॉब्लम्स, मुझे मेरा टाइम याद आता है कि हाँ यार ओवरलैपिंग मुझे भी समझ नहीं आती थी, दैट्स वाई मैंने पूरा रिपीट किया बेटा। बट इसका इतना मान रखना कि वो पूरा समझना फिर से ध्यान से, हमें नॉलेज होना जरूरी है इसलिए मैंने वो सिखाया, और क्वेश्चन अप्रोच होना भी जरूरी है तो मैंने ट्रिक भी सिखाया। तो ट्रिक से सारे क्वेश्चन बनेंगे, घबराना मत, लेकिन हमें पता होना चाहिए था इसलिए पूरा किया है। आज भी जो एमओटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं ट्राई करना, कल नहीं हो पाए थे आज जरूर होंगे। यहाँ पर मैं हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम सारे साथ में फेस करेंगे और उसको खत्म करेंगे, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है? थैंक यू बच्चों।